सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पहले हमको ये जानना है कि हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे है। तो इस क्रम में हम पीछे चलते हैं। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है और इसमें दो तरह के साहित्य लिखे गए थे, एक लौकिक साहित्य, एक अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य के अंतर्गत हमारे वेद और पुराण को सम्मिलित किया जाता है और लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत जो पुस्तकें लिखी गई हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी और जो महाभारत है वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। भाषा के विकास में एक बात को समझना आवश्यक होता है। इस बात पर विचार करिए कि अगर संस्कृत भाषा प्रचलन में थी तो फिर दूसरी भाषा की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कुछ उसमें कठिनाई आ गई? क्या कमियां थी जिस वजह से दूसरी भाषा की तरफ मुड़ना पड़ा, दूसरी भाषा के विकास की तरफ अग्रसर होना पड़ा? संस्कृत भाषा जब साहित्यिक भाषा बन जाती है, साहित्यिक भाषा मतलब जब कवियों के द्वारा उनका प्रयोग होने लगा, जब साहित्य में हमारे कविताओं में, नाटकों में, पुस्तकों का रूप जो लेने लगती है, तो जो कवि होता है अपने शब्दों का चयन जो है बड़े सजगता से करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगता है। और जब कोई भी भाषा साहित्यिक भाषा बनती है तो वह लोक भाषा नहीं रह जाती है, आम जनता की भाषा नहीं रह जाती है, आम जनता से दूर हो जाती है। इसलिए जनता को फिर दूसरी भाषा का विकास करना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भाषा साहित्यिक भाषा बनती है तो क्या समस्या होती है। जो सामान्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या तो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह किताबी भाषा को नहीं समझ सकता है। आज क्लास में भी देखते होंगे, जब कविता पढ़ना होता है तो कविता को आप पहली बार आप पढ़ते हो तो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह साहित्यिक भाषा होती है। अध्यापक हो या कोई और व्यक्ति हो, उसके द्वारा समझाने के बाद ही आपको वह बात समझ में आती है। यही समस्या संस्कृत के भी साथ हुई। जब लोक ने, आम जनता इससे दूर हट जाती है और पाली भाषा का विकास करती है। पाली भाषा में हमारा पूरा बौद्ध साहित्य मिलता है और उसके साथ भी यही समस्या खड़ी होती है कि जब पाली भाषा हमारी जब साहित्यिक भाषा हो जाती है, तब फिर लोक ने, आम जनता ने जो है प्राकृत भाषा का विकास किया। आपका पूरा जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मिलता है और उसके साथ भी वही समस्या होती है। जब प्राकृत भाषा साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है विकास के क्रम में, तो फिर जो है आमजन जो है लोक में उसका प्रचलन कम हो जाता है और फिर अपभ्रंश की भाषा हो जाती है। और अपभ्रंश के ही उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का विकास होता है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आते आते हिंदी भाषा का विकास होने लगता है। इसका सटीक कोई शब्द नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसके समय को अलग अलग अपने मत के अनुसार दिया हुआ है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का विकास शुरू होता है और हमको यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। मतलब 1000 ईस्वी, लगभग 1000 ईस्वी के बाद का जो समय है वही हिंदी साहित्य का इतिहास है। और
और इस साहित्य के इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। इसको प्रमुख रूप से पहले तो 3 भाग माने गए हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, पहला आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। फिर एक मत जो है इसको 4 भाग जो बताता है, आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल आता है। लेकिन हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दिया गया है, उसी को सबसे प्रमाणित माना जाता है। और उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला विभाजन वो लेकर आते हैं जिसको वीर गाथा काल नाम देते हैं। वीर गाथा काल नाम देते हैं। अगला उनका विभाजन है जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, अर्थात मध्यकाल से पहले का समय, उसी को भक्ति काल भी कहा जाता है। अगला समय है जिसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं, उसी को रीतिकाल कहा जाता है। और वर्तमान समय का जो काल है जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, और उसी को शुक्ल जी ने गद्य काल भी कहा है। गद्य काल अर्थात ये शब्द इंगित करता है कि गद्य का विकास उससे पहले नहीं हुआ था, या टूटी फूटे रूप में थोड़ा बहुत चलता रहा। अब इस पर हम धीरे धीरे क्रम से जो है विस्तार करेंगे। पहले हम आज आदिकाल पर विचार करते हैं। ये जो आदिकाल शब्द है, सबसे जो है एक प्रमाणिक शब्द माना गया है कि यही एक उपयुक्त शब्द जो है इसको दिया जा सकता है, जो इसके शुरुआती समय है साहित्य का। जहां तक शुक्ल जी की बात है तो उन्होंने वीर गाथा काल शब्द कहा था। और वीर गाथा का मतलब कि सिर्फ वीर योद्धाओं का ही वर्णन इस काल में किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पर आपत्ति करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पर आपत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वीर रस प्रधान रचनाएं ही इस काल में लिखी जाती थी तो जो गलत है, क्योंकि इसी समय जो है जैन और बौद्ध साहित्य भी मिलते हैं। नाथ और सिद्ध भी इसी समय मिलते हैं। और वीर गाथा काल की ही एक रचना है विसल देव रासो, जो कि एक श्रृंगारिक रचना है। इस आधार पर वीर गाथा काल नाम को जो है अमान्य कर दिया जाता है। आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अक्सर पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। तो उसमें वही बात कही जाती है कि आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाओं की प्रधानता थी, अधिकता थी, इसीलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। शुक्ल जी का अपना वर्गीकरण करने का एक आधार भी था कि उस काल की प्रधान जो प्रवृत्ति थी रचना की, उसी को उसको आधार मानते थे। फिर आदिकाल के नामकरण के संबंध में राहुल संकृत्यान जी ने भी अपना नामकरण प्रस्तुत किया था। सिद्ध और सामंत काल लिखा था। उनके बताने का तात्पर्य यही था। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आदिकाल की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, इस पर भी विचार करेंगे। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद हिंदुस्तान में कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं रह पाती है। यहाँ के राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सामंत
उसके शासक बन जाते हैं। तब साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए एक समस्या बनती जीविकोपार्जन के लिए। वे लोग जो है वही छोटे छोटे सामंतों के पास रहते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, उन्हीं के बारे में लिखते हैं। इसी बात को लेकर के इन्होंने सिद्ध सामंत काल जो शब्द दिया था कि जो सिद्ध लोग थे सामंतों के आश्रय में रह करके जो रचनाएं लिखते थे, वही जो समय है वही सिद्ध सामंत काल का है। फिर मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल इसका नाम दिया था। प्रारंभिक काल का मतलब होता है कि यहां से शुरुआत। लेकिन हमारे साहित्य की शुरुआत जो समय हम बता रहे हैं यहीं से नहीं होती, इसकी शुरुआत बहुत पीछे से है। यहाँ हमारा बहुत पीछे का बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है, संस्कृत का जो साहित्य है जहाँ हम लौकिक और अलौकिक साहित्य की बात करते हैं वो भी है। इसलिए मिश्र बंधुओं के दिया हुआ जो नामकरण था वो भी अमान्य हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं को इसमें सम्मिलित किया हुआ था, वीर गाथा काल में जो उनका नामकरण था, उनके नामकरण का आधार मैंने बताया कि प्रधान साहित्यिक जो प्रवृत्ति थी वीर गाथात्मक थी, उसी के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया और उसका मूल्यांकन भी किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। फिर नरपति नाल की आती है बिसल देव रासो, जगनी की परमाल रासो, नल सिंह की विजयपाल रासो, दलपत विजय की खुमान रासो। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसी में मैं कह रहा था कि नरपत नाल की जो बिसल देव रासो है, यह जो है एक प्रमाणिक कृति भी है और यह श्रृंगारिक काव्य है। फिर यहाँ भी लौकिक साहित्य हमको दिखता है, जिसमें विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, लक्ष्मीधर हैं, मधुकर कवि हैं। इन्होंने जो है लौकिक साहित्य की रचना किया था। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पतावली ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने मिलते हैं। ये हमें आदिकाल के अंतर्गत मिलता है। लेकिन शुक्ल जी ने जो दूसरे पक्ष हैं, जिस आधार पर इनके नामकरण को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अमान्य करते हैं, उसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। सिद्ध कवि आते हैं। सिद्धों के पीछे का इतिहास यही है कि जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो उसमें उसका दो भागों में विभाजन होता है, हीनयान और महायान। जो महायान है वही आगे चल करके मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान में परिवर्तित होता रहता है। और जो सहजयान है सिद्धों का संबंध, और जो वज्रयान या सहजयान है उसी से जो है सिद्धों का संबंध होता है। इस पे राहुल जी बताते हैं कि प्रथम सिद्ध जो है सरहापा को माना जाता है, जो कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर बहुत तीखा प्रहार किया था। इन्होंने अपने रचनाओं को संधा भाषा शैली में लिखा था, जो कि एक प्रतीकात्मक शैली होती है, जिसका प्रतीक का अर्थ खुलने पर ही उसका मतलब समझ में आता है। और इस शैली का उपयोग जो है कबीर ने अपने उलटवासियों में भी किया है। इसके बाद नाथ कवि आते हैं, जिनका संबंध वज्रयानी सिद्धों से भी था, लेकिन इनको शैव बताया गया है। इनके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी माने जाते हैं, जिन्होंने पतंजलि के योग को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया और
ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने भी बहुत तीव्र प्रहार किया था। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है, उसी को सब कुछ मानते हैं। इन्होंने भी संधा भाषा शैली या उलटवासी कहिए, इस शैली का प्रयोग किया था। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी माने जाते हैं, जो कि जालंधर के शिष्य थे। ये सब जो रचनाएं हैं ये हमारे साहित्य की महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हम इसको सम्मिलित नहीं करते हैं तो हमारा साहित्य अधूरा रह जाता है। लेकिन शुक्ल जी इन रचनाओं को सांप्रदायिक रचना कर करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें जो हम अपने सिलेबस में पढ़ना है इसी स्तर तक पढ़ना है, ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं जाना है। अब हम आदिकाल की विशेषताओं पर आते हैं। जो आपको पूछा जाता है प्रश्न अगला कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए। पहली बात तो है कि वीर रस प्रधान रचनाओं की प्रधानता रहती है। वीर रस प्रधान रचनाएं इसमें लिखी जाती थी। दूसरी बात, जब भारत की केंद्रीय सत्ता नष्ट हो जाती है उसी के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना का भी अभाव हो जाता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह जाता है। छोटे छोटे राजा कहिए, सामंत कहिए, ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहीं से राष्ट्रीय एकता की भावना प्रभावित होती है। मुगल काल में आकर के फिर से एकीकृत होती है, लेकिन जब मुगल सल्तनत जो है, मुगल काल समाप्त होता है, टूटते टूटते फिर से बिखर जाती है। उसी का परिणाम था कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का 200 साल तक शासन रहता है। वीर रस प्रधान रचनाओं के साथ साथ इसी समय श्रृंगारिक रचना, जिसमें विसल देवरासों का नाम आता है, भक्ति परक रचना जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य की उपलब्धता मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता आदिकाल की रहती है कि युद्धों का सजीव तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। जो उस समय का कवि था, जिसको चारण या भाट भी कहा जाता था, ये लोग राजा के दरबार में रहते थे, उसके यहाँ कविता करने का भी काम करते थे, उसके साथ युद्ध करने का भी काम करते थे। तो साथ में युद्ध भी करते थे, खुद युद्ध कुशल होते थे। तो ये लोग युद्धों का सजीव वर्णन भी करते थे, लेकिन उसमें अतिशयोक्तियां हुआ करती थी। राजा के उसकी वीरता का जो है कहिए कि काफी हद तक जो है उसमें अतिशयोक्तियां होती थी। बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती थी। इसमें जगनी का परमाल रासो आता है, जिसको अल्लाह खंड कहते हैं। उसको सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़े एक योद्धा के रूप में आता है उसमें नाम जो है, लेकिन जब इतिहास उसको लिखता है तो एक सामंत के, छोटे से सामंत के रूप में लिखता है और छोटी सी व्याख्या के बाद आगे निकल जाता है। इस काल में लौकिक साहित्य भी लिखा जाता है, जिसमें मैंने पीछे चर्चा किया था। अब्दुल रहमान का संदेश रासक है, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, विद्यापति की पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। इसी में लक्ष्मीधर आते हैं, मधुकर कवि आते हैं। इनके द्वारा लौकिक साहित्य लिखा गया था। आपको जहां तक पढ़ना है, आपके काम की चीज यहीं तक थी। फिर आदिकाल के बाद हम भक्ति काल पर जो है चर्चा अगले टॉपिक के रूप में जो है नेक्स्ट दिन किया जाएगा। धन्यवाद।